Hello students, myself Dr. Aniket, Assistant Professor of Agronomy at University of Agriculture and Technology, बांदा। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स है फार्मिंग सिस्टम्स के मेजर कंपोनेंट्स, और उसका लिस्टिंग देखने के बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट पर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले कल के वीडियो में हमने जो कंसेप्ट्स बताए थे फार्मिंग सिस्टम के, तो उसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है फार्मिंग सिस्टम? फार्मिंग सिस्टम इज अ होलिस्टिक अप्रोच, और उसमें एक्चुअली क्या करते हैं हम? अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर एंड अलाइड कंपोनेंट्स, जैसे कि क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और एनी अदर। और ये सारा कॉम्बिनेशन किस लिए किया जाता है? टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, diversification in the income sources, and enhancing the sustainability and addressing the socio-economic and environmental और ecological challenges। और उसके मेजर बेनिफिट्स क्या है कि हमारी इनकम बढ़ती है, हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद रिजिलियंस टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटीज, जो हमारी क्रॉप फेल्योर की रिस्क रहती है वो कम हो जाती है, और हमारी फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वहां से फुलफिल हो जाते हैं। यहाँ पर लिस्टेड जो कंपोनेंट्स हैं वो फार्मिंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स माने गए हैं, जिसमें है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स, लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम्स, एक्वाकल्चर बेस्ड सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स में भी कई सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। फार्मिंग सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई जा रही है, ये इमेज हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के हैं, जो आईएफएस का जो यूनिट हमारी यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश्ड है, वहीं की ये सारी ओरिजिनल इमेजेस हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो लिस्टेड है क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है। यही कंपोनेंट क्रॉपिंग सिस्टम का सबसे बेस में रहता है। इंडियन कंडीशन में जो भी फार्मिंग सिस्टम्स सजेस्ट की जाती है या एग्जिस्ट करती है लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए, उसके सबसे बेस में क्रॉपिंग सिस्टम्स होता है, और उसके इर्द गिर्द ये बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं एक्ट करते हैं। तो वन बाय वन इनको हमें देखना है। आज की क्लास में हम क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स पर फोकस करेंगे। तो क्रॉपिंग सिस्टम्स को हमें समझने से पहले पहले तो क्रॉप को जो भी मैं यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम्स की क्रॉप बता रहा हूँ वो पर्टिकुलरली क्या है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को डिनोट कर रहा है। एग्रोनॉमिक क्रॉप या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो भी हमारे होते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, कैश क्रॉप्स, इनके साथ इस कंसेप्ट में डीलिंग होता है। और यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम के कंसेप्ट को समझने से पहले हमें पहले समझना चाहिए क्रॉपिंग स्कीम का कंसेप्ट। अब क्रॉपिंग स्कीम में क्या है, एक प्लान होता है, the plan according to which crops are grown on a particular piece of land during particular season। या फिर हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि एक एक्सपर्ट द्वारा सुझाया गया एक सीजनल प्लानिंग होता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि इसको लिटरली एक सीजन के लिए ना माने, हम अलग अलग सीजन का भी इस तरीके से प्लान बना सकते हैं, इकट्ठा हम पूरे साल भर का भी प्लान बना सकते हैं। लेकिन जनरली हम ये चीज बोल सकते हैं कि एक सीजनल प्लानिंग होती है, जहां पर क्रॉप्स को अपने लैंड के अलग अलग हिस्सों में कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, कितने क्षेत्र में लगाया जाएगा, इसके जो डिसीजंस लिए जाते हैं। और बेसिक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये क्रॉपिंग स्कीम होती है, ये इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए रिकमेंड की जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स हमें लेनी है, और उनको स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल मतलब उनको स्पेस कैसे अलॉट किया जाना है अपने फील्ड में, और कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वहां पर इम्प्लीमेंट करनी है, इसको डिनोट करता है। और ऑब्जेक्टिव वही होता है कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में, और रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद कंसेप्ट आता है क्रॉपिंग पैटर्न का। क्रॉपिंग पैटर्न इज द स्पेशल एंड टेम्पोरल अरेंजमेंट्स of a crop grown on piece of land over a specific period। मतलब एक पर्टिकुलर
लंबे अवधि के लिए, 1 साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए हम अपने फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स कैसे लगाने वाली है, उनके एरिया का अलॉटमेंट कैसे होने वाला है, किस सीजन में कौन सी क्रॉप लगाई जाने वाली है, इन सब का जो लेखा जोखा है वो क्रॉपिंग पैटर्न में बताया जाता है। अब बस ये क्रॉप्स को ही नहीं डील करता है, जो फैलो बीच बीच में आएंगे, मान के चलो किसी क्षेत्र को हमने खाली छोड़ा है, वहां पर क्रॉप नहीं लगाई गई है, तो वो एरिया भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है क्रॉपिंग पैटर्न सजेस्ट करते समय। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल चीज क्या आती है क्रॉपिंग सिस्टम से ज्यादा, कि एक इंडिविजुअल फार्मर का नहीं होता है, ये आपके उस लोकेलिटी में, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर्टिकुलर रीजन में जो मैक्सिमम फार्मर्स फॉलो करते हैं उन चीजों को ये डिपिक्ट करता है। और वहां पर कई सारे कंडीशंस, जैसे उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, उनके पास पानी कितना है, उनकी जमीन कैसी है, बाकी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं, मार्केट की डिमांड्स कौन सी है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रॉपिंग पैटर्न को सजेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इसको डायनामिक बोला गया है क्योंकि समय के अनुसार क्रॉपिंग पैटर्न्स बदलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वो है क्रॉपिंग सिस्टम्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो होता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम के डेफिनेशन में ये बताया गया है कि क्रॉपिंग पैटर्न, जो पिछले स्लाइड में हमने क्रॉपिंग पैटर्न देखा था, वो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स ऑफ द रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर बड़े एरिया के, बड़े जोन के, रीजन के ज्यादा से ज्यादा फार्मर कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उस क्रॉपिंग पैटर्न को बड़े एरिया पर हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। लेकिन इसके साथ कुछ चीजें एडिशनल जोड़ जाती है। क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करते समय, उसको अडॉप्ट करते समय हम जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सॉइल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजीज वहां पर है, फार्मर्स कौन से प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, उनका नॉलेज क्या है, उनके स्किल्स क्या है, उनकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, ये सारी चीजें जब उसमें घुल मिल जाती है तब वो एक बड़े एरिया का क्रॉपिंग सिस्टम डिनोट करता है। यहां पर बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स। क्रॉपिंग सिस्टम्स के कौन कौन से टाइप हैं, आप इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्रॉपिंग सिस्टम का जो मेजर 2 टाइप्स होते हैं वो होता है मोनोकल्चर और पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर को मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोलते हैं, या और मोनोकल्चर को मोनोक्रॉपिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पॉलीक्रॉपिंग है या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग है, उसके फिर से कई सारे सब टाइप्स बन जाते हैं। उनमें से पहला सब टाइप है पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा सब टाइप है सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग, तीसरा है रिले क्रॉपिंग, चौथा आले क्रॉपिंग और पांचवा है क्रॉप रोटेशन। अब इनमें से ये फर्स्ट वाले जो दो है, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग, इनके फिर से कुछ सब टाइप्स हैं। पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग के 2 सब टाइप्स हैं, उनमें एक है मिक्स्ड क्रॉपिंग और दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। ये इंटरक्रॉपिंग फिर से 3 सब टाइप्स में, एक्चुअली 4 है, एक यहाँ पर मेंशन करना और रह गया, मैं जो फ्लो डायग्राम बना रहा था। तो यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग के सब टाइप्स में है कंपेनियन क्रॉपिंग, दूसरा है मल्टी टायर क्रॉपिंग, तीसरा है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग और इसी में एक चौथा टाइप आता है सप्लीमेंट्री इंटरक्रॉपिंग। और सिनर्जेटिक इंटरक्रॉपिंग जो होता है उसके 2 अलग से और सब टाइप्स है, एडिटिव सीरीज एंड रिप्लेसमेंट सीरीज। इंटरक्रॉपिंग इन एडिटिव सीरीज एंड इंटरक्रॉपिंग इन रिप्लेसमेंट सीरीज। अब फिर यहाँ पर सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग के सब टाइप्स पर जाते हैं, तो उसके 4 सब टाइप्स है, डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, क्वाड्रपल क्रॉपिंग एंड रुतुन क्रॉपिंग। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के जो बाकी सब टाइप्स बचे थे उनमें है रिले क्रॉपिंग, आले क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। अब वन बाय वन हम इन सारे टर्मिनोलॉजीज को, सारे कंसेप्ट को अगले स्लाइड्स में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्रॉपिंग की। अब मोनोक्रॉपिंग का एक जनरल कंसेप्ट क्या है, ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप ऑन द लैंड इन अ ईयर, एक साल में बस एक फसल लेना, जिसको इसी को हम मोनोक्रॉपिंग बोलते हैं। हालांकि इसके और तरीके भी हैं, वो भी यहाँ पर बताए जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्रॉपिंग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर जनरल रिसोर्स की क्राइसिस होती है। रेनी सीजन या फिर मानसून पर जहां पर डिपेंडेंस होता है, वहां पर
जो खरीफ सीजन आता है उस खरीफ सीजन में जनरली क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। बाद में पानी की दिक्कत होती है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती है या फिर किसानों के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, उसके कारण किसान साल भर में एक ही क्रॉप ग्रो करते, उसको जनरली मोनोक्रॉपिंग कहा गया है। अब मोनोक्रॉपिंग का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड कंसेप्ट भी बताया गया है कि लगातार कई सालों तक किसी फील्ड में एक ही फसल करना, एक ही टाइप की फसल करना, उसको भी मोनोक्रॉपिंग बोला गया है। क्या क्या कहा गया है यहाँ पर? कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर विदाउट क्रॉप रोटेशन। मतलब दूसरी कौन सी फसल बीच में लगानी ही नहीं है, बस एक ही फसल लगातार बोते जाने, कल्टीवेट करते जानिए, उसको मोनोक्रॉपिंग बोला गया है। अब मोनोक्रॉपिंग में एक सब कंसेप्ट और आता है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या दिखाता है कि भले आप एक साल में एक से ज्यादा फसलें ले लो, लेकिन वो फसल एक ही रहेगी। इवनली उसकी वैरायटी, जो हम उसकी स्पीसीज और एक जेनेटिकली यूनिफॉर्मनेस जिसको बोलते हैं, वो एक ही रहेगा। और साल भर में हम दो फसलें भी ले सकते हैं, तीन फसलें भी ले सकते हैं, जिसको हम एक तरीके से मोनोकल्चर बोलते हैं। या फिर दूसरा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में अगर हम देखेंगे तो मोनोक्रॉपिंग क्या चीज होती है? एक बहुत बड़े लार्ज जोन में, लार्ज एरिया में बस दूर दूर तक आपको एक ही फसल दिखाई दे, उस कल्चर को भी मोनोकल्चर बोला जाता है। अब यहाँ पर एक केरल और तमिलनाडु का एक एग्जांपल दिया गया है, जहां पर राइस की फसल वहां के कोस्टल एरिया में लोग तीन तीन बार करते हैं, एक ही फील्ड में तीन बार फसल करते हैं, लेकिन वो बस एक सिंगल क्रॉप होता है, राइस होता है। एक के पीछे एक, खरीफ में, समर में, सॉरी खरीफ में, रबी में, समर में, तीनों सीजन में वो राइस ही बोते जाते हैं, तो उसको भी मोनोकल्चर बोला गया है। अब ये जो भी मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर है, उसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि एक ही फसल बार 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 बोने के बाद तो उस जो वहाँ की जो सॉइल है, उसके न्यूट्रिशनल कैरेक्टर्स डिप्लीट हो जाते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पर स्केर्सिटी या फिर डिफिशियंसी आ जाती है। दूसरी बात यह होती है कि एक ही क्रॉपिंग सिस्टम में डिसीजेस, पेस्ट और कुछ वीड्स भी अपना एक इकोलॉजी डेवलप कर लेते हैं और बार 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 उसमें आते रहते हैं, उनका इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब चौथा इसमें डिसएडवांटेजेस है, ये जो सारे डिसीज, पेस्ट और वीड का जो इन्फेस्टेशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें हेवी डोसेस में केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है। और फर्टिलाइजर भी जब कम हो जाता है तो फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी कई सारे केमिकल्स का एप्लीकेशन वहाँ पर करना पड़ता है। और इन सारे चीज़ों का नतीजा यही आता है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ये जो फर्टिलिटी सॉइल की वो डाउन हो जाती है, बाकी क्वालिटीज डाउन हो जाती है, और आपके यील्ड में बाद में बहुत सारा डिग्रेडेशन, डिप्लीशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मोनोक्रॉपिंग के बाद क्रॉपिंग सिस्टम का, मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसको हम पॉलीक्रॉपिंग बोलते हैं। इसका बहुत सीधा सीधा मीनिंग है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स एन्युअली। एक साल में दो से ज्यादा फसलें बोना, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इंश्योर्स हाई प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम अगर साल में दो से ज्यादा फसलें लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। हमें वहां पर केयर करनी होती है सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीट ना हो जाए। सॉइल फर्टिलिटी की भी केयर करने की रिकमेंडेशन इसमें है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज है, आगे बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और एक ओवरऑल इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा जब फसलें हम लगाते हैं तो वहां पर एक रिसोर्सेज का जो है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, और कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा यील्ड या फिर इनकम पा सकते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग में जो सब टाइप्स है, उसमें सबसे पहला सब टाइप आता है पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका मतलब है एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक समय पर एक से ज्यादा फसलें वहां पर लगाई जाती है। ध्यान ये रखना है कि वहां पर कोई भी कंपटीशन, जो फसलें हम सिलेक्ट करेंगे वहां पर अलग अलग रिसोर्स के लिए उस फसलों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या रिकमेंडेशन यहाँ पर किया जाता है कि डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स के क्रॉप इसमें हम इंक्लूड करते हैं। अब पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग के फिर से अलग अलग टाइप्स है, दो टाइप्स है इसमें, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, एक होता है इंटर क्रॉपिंग। अब मिक्स क्रॉपिंग में क्या है, यहाँ पर रो अरेंजमेंट अलग अलग नहीं रहती है। अगर मान के चलो आप दो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो अपने फील्ड में, एक ही फील्ड में, तो वहां पर सिंपल तरीके से उनका सीड मिक्स किया जाता है और उनका ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। तो वहां पर दो क्रॉप्स की दो अलग अलग रोज या अलग अलग डिफिनेट रोज आपको नहीं मिलेगी।
मिक्सिंग में सारी फसलें इधर उधर उनका मिक्सिंग में सीड का जर्मिनेशन होगा, वो फसलें आगे बढ़ेगी विदाउट रो अरेंजमेंट। या तो सीड मिक्स करके उनको बोया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, या फिर सीड्स का मिक्स करके सीड ड्रिलिंग से उनको रो टू रो बोया जाता है। यहाँ पर भले रो अलग हो लेकिन एक ही रो में दोनों तरीके के क्रॉप्स का, चाहे 2 ले या उससे ज़्यादा ले, उन क्रॉप्स का मिक्सचर विद इन द सेम रो रहता है। यहाँ पर ये किस लिए किया जाता है कि रिस्क कम करने के लिए। कोई एक फसल अगर किसी कारण, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम से कारण या किसी कारण खत्म हो जाती है, तो दूसरी कोई ना कोई एक फसल बच के वहां से कुछ ना कुछ यील्ड मिलने का चांस बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सोरगम और पिजन पी का एग्जाम्पल दिया गया है। यही सिस्टम हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीरियल है और एक लिग्यूम है। मतलब कंपटीशन क्रिएट नहीं करना है, दोनों की ग्रोथ हैबिट अलग अलग होनी चाहिए। मिक्स क्रॉपिंग में भी एक चीज फॉलो की जाती है और इंटर क्रॉपिंग में भी फॉलो की जाती है। इस स्लाइड में हम देखते हैं इंटर क्रॉपिंग के बारे में। इंटरक्रॉपिंग में भी वही चीज है, 2 से ज्यादा फसलें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगाना है। लेकिन वहां पर क्या होता है, जितनी भी क्रॉप्स है, मान के चलो 2 क्रॉप्स है, तो उनके रो अरेंजमेंट अलग अलग रहेगी। हर क्रॉप की रो अलग अलग रहेगी और वो वहां पर एक अप्रोप्रिएट एक रेशियो रहेगा। जैसे कि अगर शोरगम और पिजन रेड ग्राम का हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो शोरगम की 2 लाइनों के पीछे रेड ग्राम की 4 लाइनें, शोरगम की 5 लाइनों के पीछे रेड ग्राम की 2 लाइनें, इस तरीके का एक अप्रोप्रिएट रो कॉम्बिनेशन, रो रेशियो वहां पर आता है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि रिसोर्सेस का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की बात इसमें कही गई है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वही जो मिक्स क्रॉपिंग में था, रिस्क कम हो जाता है क्रॉप फेलियर का। एक क्रॉप खत्म होती है तो किसी न किसी क्रॉप से कुछ ना कुछ यील्ड मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है पर यूनिट टाइम, क्योंकि एक ही सीजन में 2 क्रॉप हम साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, तो वहां की यील्ड भी उसी सेम समय में यील्ड भी बढ़ती है और दोनों क्रॉप इस तरीके से सिलेक्ट की जाती है कि एक दूसरे को यील्ड बढ़ाने में भी मदद करती है। और जो भी लैंड रिसोर्स, लेबर रिसोर्स, इनपुट जो भी हम वहां पर यूज कर रहे हैं, उन सबका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। अब इसके लिए कुछ चीजें हमें अप्रोप्रिएट, अगर बेनिफिट्स जो इसके रिकमेंडेड है वो सारे हासिल करने हैं, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। जो भी क्रॉप्स हम सिलेक्ट करेंगे इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि जो भी क्रॉप हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, उनकी पिक न्यूट्रिएंट डिमांड एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। हर फसल की पिक न्यूट्रिएंट डिमांड होती है, पिक वाटर की डिमांड होती है। तो ये वाटर की डिमांड ओवरलैप हो जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम साइमल्टेनियस एक बार इरिगेशन करते हैं, दोनों वहां से अपना मॉइस्चर की जो जरूरत है वो पूरी करते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट डिमांड अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, किसी की अर्ली आ जाए, किसी की बाद में आ जाए। दूसरी बात है, यहाँ पर दोनों में कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लाइट और न्यूट्रिएंट इन चीजों के लिए, किसी भी रिसोर्सेज के लिए। जहां पर बहुत घनी क्रॉप्स होती है और एक ही तरीके से उनकी हाइट वगैरह सारी चीज मिक्स हो जाती है, दोनों को ही सनलाइट की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है, तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगेगी सनलाइट के लिए। इसलिए इनकी ग्रोथ हैबिट अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि एक क्रॉप सन छाव में को प्रेफर करने वाली है, एक जो है धूप को प्रेफर करने वाली है। इस तरीके की इनकी ग्रोथ हैबिट्स होनी चाहिए। दोनों फसलों का, चाहे या फिर जितनी भी फसलें हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्टिव इफेक्ट होना चाहिए। फिर दोनों की मैच्योरिटी डिफरेंसेस अलग होना चाहिए, क्योंकि फिर मैच्योरिटी, अगर हम बात कर रहे हैं कि उनकी न्यूट्रिएंट डिमांड्स अलग अलग रहे, उनकी क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस अलग अलग रहे, तो ऑब्वियसली उनकी मैच्योरिटी पीरियड में भी वो डिफरेंसेस रहेंगे। ये चीजें उनको बढ़ने में आपस में कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट करती रिसोर्सेज को। और दूसरी बात, हार्वेस्टिंग के समय इनको आसानी से अलग अलग तरीके से काटा भी जा सकता है। फिर इसके जो एडवांटेजेस है, वहां पर यील्ड और इनकम बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव भी है उसका। सॉइल फर्टिलिटी का मेंटेनेंस होता है, क्योंकि जनरली मैंने कहा कि लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स क्रॉप को हम कंबाइन करते हैं, तो वहां पर सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है, या फिर डीप रूटेड और शैलो रूटेड क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन रहता है। दूसरा, वीड का इन्फेक्टेशन यहाँ पर कम होता है, क्योंकि ग्राउंड कवर जो कैनोपी है ग्राउंड के ऊपर बनी रहती है, उसलिए वीड्स को बढ़ने का मौका कम मिलता है। और ग्राउंड कवर रहने के कारण ही इरोजन का भी कंट्रोल होता है। फिर रिसोर्सेस हायर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट है ही। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। अगर हम सही तरीके से क्रॉप्स सिलेक्ट ना करें, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि यील्ड रिडक्शन।
अगर सही तरीके से क्रॉप्स का सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक दूसरे के साथ ही कॉम्पीट करने लगेंगे और फिर दोनों का यील्ड कम हो सकता है। फिर जब दो फसलें या दो से ज्यादा फसलें आपस में इकट्ठा लगाई जाती है, भले उनकी रोज अरेंजमेंट अलग अलग हो, मैनेजमेंट के लिए दिक्कत करती है। जैसे कि किसी का वीड कंट्रोल में अलग अलग तरीके से वीड कंट्रोल इसमें करने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हार्वेस्टिंग के लिए। अलग अलग हार्वेस्टिंग करना ज्यादा कॉस्टली होता है, लेबर उसमें ज्यादा लगती है और समय भी ज्यादा लगता है। फिर जो इंटरक्रॉपिंग है, इसके अपने अलग से सब टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है इसमें कंपेनियन क्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग के पहले तो हमें एक ओवरऑल बेनिफिट समझना है कि दोनों क्रॉप एक दूसरे को सप्लीमेंटेशन उनका होता है, दोनों क्रॉप एक दूसरे को सपोर्ट करती है बढ़ने के लिए। तो कंपेनियन क्रॉप में क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, मतलब साथ ही क्रॉप होते हैं। कंपेनियन का मतलब क्या है, एक दूसरे को कंपनी देते हैं। तो वो कंपनी इस तरीके से होती है कि कुछ डिसीजेस का कंट्रोल करना, कुछ सपोर्ट्स, जैसे कि जब मेज और फ्रेंच बीन को या उस तरीके के किसी पल्स क्रॉप को इकट्ठा लगाया जाता है, तो मेज के लिए वो लोबिया या फिर जो फ्रेंच बीन है वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और मेज क्रॉप इसको, जो अगर कोई वाइन लिग्यूम है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का या फिर शेड प्रोवाइड करने का काम करता है। इस तरीके से दोनों आपस के साथ तालमेल रखते हैं और दोनों का यील्ड इंक्रीज होता है। लेकिन कंपेनियन में ये जरूरी नहीं कि हर दोनों ही क्रॉप का यील्ड अपने सोल क्रॉपिंग से ज्यादा हो जाए। यहाँ पर यह होता है कि ओवरऑल दोनों का यील्ड मिला के दोनों का यील्ड ज्यादा ही रहेगा। जब हम सोल क्रॉपिंग में दोनों फसलों को सोइंग करेंगे, उससे ज्यादा कंपेनियन क्रॉपिंग में यील्ड तो ज्यादा रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के यील्ड को सपोर्ट करें, क्योंकि वो चीज यहाँ पर दूसरे सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में आ चुकी है। कंपेनियन का मतलब ये है कि एक कोई क्रॉप किसी एक क्रॉप दूसरे को बेनिफिट कर रहा है, दूसरा पहले को करे ना करे ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इंटरेक्शन जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का होता है, इसलिए यील्ड की लेवल जो है वो बढ़ती है। लेकिन हम इस तरीके से बोलेंगे कि बहुत कंसिडरेबल, जो सिनर्जेटिक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल की नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं सेकंड, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग की। यहाँ पर बहुत क्लियरली दोनों के अंदर, मान के चलो दो फसलें अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों में बिल्कुल पॉजिटिव तरीके का इंटरेक्शन होता है। दोनों ही एक दूसरे के ग्रोथ को और यील्ड को सपोर्ट करती है। और जब ओवरऑल दोनों का यील्ड आता है, तो इनको अगर अलग अलग लगाने से हम जितना यील्ड पाते हैं, उससे श्योरली ये यील्ड ज्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत स्ट्रांग लेवल की इंटरेक्शंस होती है। इंटरेक्शन के कारण दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, पेस्ट कंट्रोल, इम्प्रूव्ड ग्रोथ कंडीशन, चाहे सॉइल की हो, मॉइस्चर की हो, एक दूसरे को सपोर्ट करने में ये चीजें मदद करती हैं। इसीलिए इसको बोला गया है सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, मतलब वहां पर सिनर्जी होती है, एक इंटरेक्शन का इफेक्ट इस तरीके से होता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है। फिर आता है सप्लीमेंट्री क्रॉपिंग। यहाँ पर दो क्रॉप साइमल्टेनियसली ग्रो तो की जाती है, लेकिन इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों एक दूसरे को कोई न तो फायदा पहुंचा रहे, न तो कोई लेकिन नुकसान भी नहीं करा रही है। दोनों क्रॉप्स अगल बगल में खड़ी तो हैं, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ओवरऑल यील्ड में इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक क्रॉप एडिशन कर ली है। जहां पर सिंगल क्रॉपिंग करना था, उसमें एक क्रॉप तो हमने एडिशन लगा ली, और उस एडिशनल क्रॉप के कारण ओवरऑल यील्ड हमारी बढ़ रही है। लेकिन इनका डायरेक्ट एक दूसरे के साथ तो कोई लेना देना नहीं होता है, और निगेटिव इंटरेक्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होते हैं। चौथा सब टाइप आता है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, जिसको मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग भी कहा जाता है, जहां पर अलग अलग हाइट की फसलें हम इकट्ठा लगता है ग्रो करते हैं। किस लिए? हमें वर्टिकल स्पेस में सबसे ज्यादा इफिशियंसी करनी है, मतलब वर्टिकल स्पेस जो होता है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो टॉल ट्रीज होती है उनके शेड के नीचे जो छोटे या डॉर्फ क्रॉप की वैरायटीज होती है वो ग्रो करती है। तो इस तरीके से एक दूसरे को इनका बेनिफिट मिलता है। फिर दूसरा टाइप आता है मल्टीपल क्रॉपिंग में सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। पहला क्या था? पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग, उसके हमने अलग अलग सब टाइप्स देखे, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। अब दूसरा मल्टीपल क्रॉपिंग का सब टाइप्स है सिक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब यहाँ पर आप साल भर में दो से ज्यादा फसलें ग्रो कर रहे हो,
लेकिन एट द सेम टाइम नहीं, एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल, दूसरे के बाद तीसरी फसल, इस तरीके से एक सीक्वेंस में फसलें ग्रो की जाती है, इसलिए इसको सिक्वेंशनल मल्टीपल क्रॉपिंग कहा गया है। और इसके अपने अलग अलग फिर से सब टाइप्स है। इसमें एक है डबल क्रॉपिंग, मतलब एक साल में 2 फसलें लगानी है, जैसे राइस और मस्टर्ड का एग्जांपल दिया है, राइस खरीफ में, मस्टर्ड रबी में। ट्रिपल क्रॉपिंग, जहां पर एग्जाम्पल में हमने एक खरीफ की फसल ली, एक रबी की ली, और फिर एक समर की फसल भी यहाँ पर कल्टीवेट कर ली। फिर क्वाड्रपल क्रॉपिंग, यहाँ पर जनरली कोई ना कोई क्रॉप जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए, तभी जाके हमारे 12 महीने के सीक्वेंस में, मतलब तीन सीजन में 4 फसलें ग्रो हो पाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ग्राउंडनट, और यहाँ पर वेजिटेबल, कोई शॉर्ट ड्यूरेशन की वेजिटेबल लगाना, उसके बाद फिर व्हीट ट्रेलर रबी का, और उसके बाद ग्रीन ग्राम समर में लेना। इस तरीके की, मतलब ये समर की एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो गई ग्रीन ग्राम, और बीच में ग्राउंडनट के बाद खरीफ सीजन के बाद, मतलब रबी सीजन स्टार्ट होने से पहले एक कोई भी वेजिटेबल क्रॉप जो 70 80 90 दिनों की होगी उसको ग्रो किया यहाँ पर जाएगा। अब इसी का एक नेक्स्ट टाइप आता है ये सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग में, रतून क्रॉपिंग। अब यहाँ पर क्या है, बार बार फसल नहीं बोनी है। रतुन क्या होता है, द रीग्रोथ ऑफ द क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट। पहली बार जब हम फसल लगाते हैं उसको काट लिया, फिर वहां पर बुआई नहीं करनी, वो जो कटिंग उसकी जो वहां पर स्टेम रहता है कटा हुआ, उसी से फिर से एक बार क्रॉप की रीग्रोथ हो जाती है, उसको रतुन बोलते हैं। जनरली शुगर केन, sorghum और पिजन पी की जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज होती है उसमें भी ये रतुन क्रॉपिंग किया जाता है। अब तीसरा टाइप इसमें आता है रिले क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग सीरीज में तीसरा आता है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग मतलब एक रिले की रेस की तरफ होता है, मतलब पहली क्रॉप हार्वेस्ट होने से पहले ही जो लैंड है वो दूसरी क्रॉप को हैंड ओवर किया जाता है। मतलब खरीफ में अगर हमने कोई फसल बोई है तो खरीफ की फसल कटेगी रबी सीजन का स्टार्ट होने से पहले, लेकिन वो खरीफ फसल को काटने से पहले ही रबी की फसल हम उसी लैंड में लगा देते हैं। मतलब लैंड बिल्कुल ही खाली नहीं रहता है, लैंड का फुल पोटेंशियल से यूज किया जाता है, और इसीलिए ये रिले रेस की तरह लैंड हैंड ओवर होता रहता है, और इसका रिले क्रॉपिंग बोला गया है। तो इसमें पैडी जो मैच्योरिटी पर आएगी, पैडी की क्रॉप खरीफ वाली, तो उसमें तुरंत खड़े पैडी में ही जब मैच्योरिटी पर आ रही होती है, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले फीड भी लगाया जाता है, और फिर इसी तरीके से कॉटन हार्वेस्टिंग करने से पहले बरसीम लगाया जाता है। तो इस तरीके का रिले क्रॉपिंग का कंसेप्ट है। इसके बाद है आले क्रॉपिंग का कंसेप्ट, जो एग्रो फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट है। मतलब आपको लाइन टू लाइन, जिसको हेज रोज बोलते हैं, लाइन टू लाइन एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री के ट्रीज लगाने हैं। हो सकता है वो नाइट्रोजन फिक्सेस, सुबह बोल वगैरह इस तरीके के ट्रीज आते हैं जो मल्टीपर्पज होते हैं, जिनकी टिम्बर भी काम में आता है, और वो जो चारा वगैरह होता है उनका जो लीव्स वगैरह होते हैं वो हम जानवरों को भी एज ए फॉडर भी खिला सकते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम ये ट्रीज करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया कि एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े ट्रीज लगाना, और उनके बीच में, मतलब हेज रोज के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर हम कोई भी फॉडर क्रॉप्स या फिर कोई भी फील्ड क्रॉप्स लगा ले, तो इस सिस्टम को आले क्रॉपिंग बोला जाता है। यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज की जो शेड वगैरह होती है, तो उस शेड में ये नीचे लगाने वाले क्रॉप्स का कंफर्टेबल होने चाहिए, मतलब कोई शेडिंग इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट शेडिंग का उनके ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे मोरिंगा का ट्री हो गया या सुबाबुल हो गया, उसके बीच में हल्दी वगैरह, जिंजर, इस तरीके से शेड लिविंग क्रॉप्स लगाना जनरली सिस्टम में रिकमेंडेड है, और उसके बेनिफिट से सॉइल फर्टिलिटी का इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि हम नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज लगा रहे हैं। दूसरी बात, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी ये ट्रीज करते हैं, और इरोजन का कंट्रोल होता है। फिर हमें पाउडर वगैरह, ऑफ सीजन पाउडर या फिर एडिशनल फूड ग्रेन का भी प्रोडक्शन यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता है ग्रोइंग क्रॉप इन सीक्वेंसेस, इन एप्रोप्रिएट सीक्वेंसेस। इसके लिए कुछ रूल्स बने हैं। क्रॉप रोटेशन को हम क्रॉप सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस में ही यहाँ पर क्रॉप लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रेशो फॉलो करने होते हैं। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल के पीरियड के लिए सीक्वेंस क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन इनको इक्विवेलेंट माना जाते हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन के लिए एक साल का एरिया कोई डिफाइन नहीं रहता है।
कई क्रॉप रोटेशन लगातार 2-2 3 साल भी चल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कुछ मल्टी सीजन मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन की कुछ क्रॉप्स ले रहे हैं या फिर पेरेनियल क्रॉप्स ले रहे हैं जिनको 1 साल से ज़्यादा समय लगता है, तो ऐसे क्रॉप्स को जब शामिल किया जाता है तो क्रॉप रोटेशन लंबा खींच जाता है 2-2 3-3 सालों के लिए भी। तो इसके एडवांटेजेस ये है कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है, फिर आपके कई सारे रिस्क कम हो जाती है, रिसोर्सेज की हाईएस्ट एफिशिएंसी हमें मिलती है। ये चीज़ जो तो इसमें है, ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन के ऊपर। जनरली इसके लिए बारे में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। कई सारे प्रिंसिपल्स मैंने अपने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए उसमें बता के रखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं कि टैप रूटेड क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय फाइब्रस क्रॉप, मतलब हमेशा लगातार अगर आपको टैप रूटेड लगाना है तो उसके बाद आपका फाइबरस क्रॉप आना चाहिए, फाइबरस रूट हैबिट का क्रॉप आना चाहिए। एक ही सिस्टम के, एक ही रूटिंग सिस्टम के क्रॉप्स बार 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 नहीं लगाने। उसी तरह अगर कोई डीप रूटेड क्रॉप है तो उसके बाद हम शैलो रूटेड क्रॉप्स लगाएंगे। फिर कोई लेग्यूम लगा है तो उसके बाद सीरियल लगाएंगे, क्योंकि लेग्यूम ने जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है उसका बेनिफिट हमारे सीरियल के लिए होना चाहिए, इसलिए अल्टरनेट तरीके से लेग्यूम सीरियल ये सीक्वेंस भी रिकमेंड किया गया है। फिर जो क्रॉप रोटेशंस होते हैं, यहाँ पर सॉइल की ओरिजिनल कंडीशंस क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, मार्केट की डिमांड्स क्या है, कौन सी फसल की कब डिमांड रहेगी, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है। फिर जो जमीन को न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले, जिसको हम एग्जॉस्टिव क्रॉप बोलते हैं, जैसे मेज एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, तो ऐसे एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, क्योंकि सॉइल को फिर फर्टिलिटी मेंटेन करने में थोड़ा सा समय लगता है, मिनरलाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस होती है उसमें समय लगता है, तो न्यूट्रिएंट को अपनी उसकी कैपेसिटी कंप्लीट करने के लिए वो समय देने के लिए एग्जॉस्टिव क्रॉप्स शुड बी फॉलोड बाय लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। फिर यहाँ पर वीड का एक साइकिल टूटना चाहिए, वीड्स हो, पेस्ट हो, डिसीजेस हो, इनका जो साइकिल यहाँ पर कंटिन्यू होता है सॉइल के थ्रू, सीड वहां पर पड़ता है, फिर दूसरे क्रॉप हम लगाते हैं तो उसमें वो सीड जर्मेंट करता है, तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कोई भी अगर वीड का सीड है या फिर कोई किसी इंसेक्ट ने वहां पर अंडे दिए हुए, तो वो अंडे का जो नरिशमेंट है या जो भी है उसका एग्जिस्टेंस है वो नेक्स्ट क्रॉप में ना रहे, और विद इन पीरियड वो उनका जो सीड है वो सारी चीजें खत्म हो जाए, फिर आने वाले सीजन में फिर वो वीड और या फिर वो इंसेक्ट वगैरह वो जर्मेट ना कर सके, वो पल बढ़ ना सके, इन चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और यही फिर बात है फिजिबिलिटी टू अडॉप्ट टू पेस्ट और डिसीज आउट ब्रेक्स। जब हमें साइकिल ब्रेक कर देते हैं तो वे अपने आप ही डिसीज और पेस्ट का साइकिल भी ब्रेक हो जाता है। और दूसरी बात तो उनको लगातार अपने जो जिनका जिस लविंग फूड होता है वो हमेशा नहीं मिलता है, तो उनका साइकिल भी अपने आप ब्रेक हो जाता है। फिर अब यहाँ पर जो भी इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स होती है उसमें अलग अलग तरीके की इंटरेक्शंस होती हैं। उन इंटरेक्शन की जो मेजर इंटरेक्शंस है यहाँ पर मैंने एनलिस्ट की है, उसमें सबसे पहले आता है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है अगर हम सही से इंटरक्रॉपिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो ना करें और अनटेक्निकल तरीके से, नॉन टेक्निकल तरीके से क्रॉप्स को कॉम्बिनेशन करें, तो वो क्रॉप्स आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, किस लिए, रिसोर्सेज के लिए, सनलाइट हो, वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, उसके लिए आपस में कंपटीशन करेगी, और वहां पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही फसलों की यील्ड कम हो जाए। फिर दूसरा इंटरेक्शन आता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, जो मैंने कंपेनियन क्रॉपिंग में बताया था या फिर जो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में बताया था, कि दोनों क्रॉप एक दूसरे को इस तरीके से एनवायरनमेंट या फिर इस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि दोनों को पलने बढ़ने में आसानी होती है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और दोनों की यील्ड बढ़ जाती है। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन आता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्रॉप तो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है, जो मैंने सप्लीमेंट्री में बात की थी, उनका इंडिविजुअल एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, वो है वहां पर सप्लीमेंट्री एडिशन, सप्लीमेंट्री इनकम के लिए है, इनकम बढ़ा रही है, वही दोनों का रोल है। क्यों? क्योंकि एक एडिशनल क्रॉप हम वहां पर ले रहे हैं। एक्चुअली दोनों का एक दूसरे के लिए कोई ना तो पॉजिटिव सपोर्ट होता है ना तो निगेटिव सपोर्ट होता है। फिर बात आती है एल्युलोपैथी की। एल्युलोपैथी क्या होती है? पहले एल्युलो केमिकल्स को समझेंगे। एल्युलो केमिकल्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक क्रॉप सिक्रेट करती है, पर्टिकुलर उसके रूट्स सिक्रेट करते हैं, और वो केमिकल्स दूसरी क्रॉप के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनका एल्युलो केमिकल्स बोलते हैं। और इस एल्युलो केमिकल के कारण जहां पर नेगेटिव इंपैक्ट दूसरी फसलों के ऊपर आता है, एक क्रॉप का दूसरी फसल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, उसको एल्युलोपैथी बोलते हैं। मतलब केमिकल इंटरेक्शन वेयर सर्टेन प्लांट सीक्रेट्स सम
toxic chemicals which are harmful to other crop. फिर एक अनदर इंटरेक्शन यहाँ पर आती है एनिडेशन। स्पेस एंड टाइम में जो सिनर्जेटिक या जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में होती है उनको एनिडेशन बोला गया है। एनिडेशन का मीनिंग बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझना है कि इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में स्पेस और टाइम को कंसिडर करते हुए जो फसलों के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है उसको एनिडेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू कंसिडरिंग द स्पेस और कंसिडरिंग टू टाइम ये एनिडेशन कैसे होते हैं। पहले देखते हैं एनिडेशन इन स्पेस। मतलब यहाँ पर अलग अलग कैनोपी की क्रॉप्स को, अलग अलग हाइट की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। अलग अलग रूट की क्रॉप को भी ग्रो किया जा सकता है। और फिर क्या होगा कि एक दूसरे को ये सपोर्ट करती है। किस तरीके से? अब यहाँ पर हाइट मैंने अलग अलग यूज की है, तो वहां पर क्या होगा, अलग अलग हाइट का लगाने के कारण एक क्रॉप का जो छाया का इफेक्ट रहेगा वो दूसरे जो उसके नीचे बढ़ने वाली क्रॉप को वो सपोर्ट कर सकती है। वो अगर दूसरी क्रॉप शेड लविंग क्रॉप है, जैसे यहाँ पर कोकोनट और कॉफी का एग्जांपल दिया है, तो कोकोनट बढ़ के ऊपर चला जाता है। उसकी जो माइल्ड शेड रहती है, इतनी भी शेड नहीं रहती है कि पूरा फोटोसिंथेसिस को ही हैमर नेगेटिव वे में डैमेज कर दें। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शेड प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कॉफी का क्रॉप बहुत आसानी से बढ़ सकता है। ये हो गया एनिडेशन इन स्पेस, मतलब स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके ये एनिडेशन के इफेक्ट्स हम पा रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स। और दूसरी चीज आती है एनिडेशन इन टाइम। मतलब यहाँ पर क्या है कि दो क्रॉप्स ऐसी लगाई गई है कि उनके जो रिसोर्सेज की डिमांड है वो अलग अलग पीरियड में है, अलग अलग टाइम पर है। और अलग अलग टाइम पर होने के कारण ये एक दूसरे को सप्लीमेंट्री इफेक्ट्स दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पिक डिमांड ही अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर आते हैं। तो इस चीज को बोला गया एनिडेशन इन टाइम। अब अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम का कंसेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं, तो हमारे कंट्री में, इंडिया में कौन कौन सी डोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स फॉलो की जाती है उसका एक पेपर, एक बुलेटिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो मोदीपुरम में है उन्होंने पब्लिश किया था। बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने सर्वे कराया था अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और हर स्टेट वाइज उन्होंने ये डेटा पब्लिश किया था कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी डोमिनेटिंग क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं। ये सारा एरिया यहाँ, जैसे यहाँ पर मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूँ राइस ब्लैक ग्राम, तो यहाँ पर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में राइस और ब्लैक ग्राम का खेती की गई आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर ब्रैकेट में उसका एरिया दिया गया है, मतलब जब उन्होंने सर्वे किया था तब कितना एरिया इस क्रॉपिंग सिस्टम के अंडर पाया गया था, तो ये 1000 हेक्टर में है। 367,000 हेक्टर इस एरिया में आंध्र प्रदेश में राइस ब्लैक ग्राम क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो की गई थी। तो इस तरीके से हर स्टेट वाइज जो डोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम थी पूरा लिस्टिंग इन 2-3 स्लाइड्स में है। मैं सबके बारे में एलेबोरेट नहीं करूंगा, आप थोड़ा वीडियो पॉज कर करके इन चीजों को देख लीजिए। इस स्लाइड में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कौन कौन सी डोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में बताया गया है और उनका एरिया। उसी तरीके से इस स्लाइड में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, पॉज करके आपको थोड़ा सा लेना चाहिए। यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि आपको पूरा डेटा याद होना चाहिए या रिमेंबर होना चाहिए। यहाँ पर बस हमें एक सुपरफिशियल आइडिया आना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन कौन से सिस्टम्स डोमिनेट हैं। इस स्लाइड में राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश को मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 138,000 हेक्टेयर पर अरहर प्लस ज्वार का क्रॉपिंग सिस्टम लगाया गया था। जब भी ये डेटा रिलीज किया गया हो, मुझे लगता है ये 2014-15 का पब्लिश बुलेटिन था उनका। तो अरहर प्लस ज्वार ये दिखा था कि ये इंटरक्रॉपिंग में किया गया थी ये फसल। फिर फैलोग्राम। अब यहाँ पर आप हमारे बुंदेलखंड रीजन में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर जो खरीफ सीजन है ये जनरली फैलो रहता है। अन्ना जानवर या फिर जो इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल रहता है, तो कई बार खरीफ की फसल फेल हो जाती है। तो किसान मैक्सिमम जो है अपना रबी सीजन की फसल पर फोकस करते थे। यहाँ पर आपको कई जगह दिखेगा खरीफ में सीजन फैलो छोड़ा गया
और ग्राम की क्रॉप ली जाती है और बहुत बड़ा एरिया इस क्रॉपिंग सिस्टम के अंडर है। उसी तरीके से खरीफ सीजन खाली और रबी में मस्टर्ड 85,000 हेक्टेयर एरिया इसके अंडर है। फिर खरीफ सीजन खाली और रबी में व्हीट का कल्टीवेशन 943,000 हेक्टेयर एरिया इस क्रॉपिंग सिस्टम के अंडर है। उसी तरीके से कुछ एरिया में वेस्टर्न यूपी के एरिया की बात है, ये मेज और मस्टर्ड क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर ईस्टर्न यूपी में भी है, मेज और व्हीट का भी है। फिर खरीफ में राइस और रबी में ग्राम, खरीफ में राइस, रबी में मस्टर्ड, फिर राइस, व्हीट और sorghum और व्हीट। इस तरीके से इतने क्रॉपिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश में फॉलो किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना काफ़ी है। आगे हम लाइफ स्टॉक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको हर कंपोनेंट के बारे में बहुत डीपली, क्योंकि सिलेबस जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में, इनका अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। और बस इस कोर्स के लिए नहीं, आगे के कोर्सेज के लिए भी ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। तो इसी के साथ देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।